पॉलिटी मतलब आखिर क्या, कहाँ से ये शब्द आया, क्यों हम पॉलिटी पढ़ते हैं। जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है वो सारी चीजें, सारी बातें प्रॉपरली हमने डॉक्यूमेंटेशन करा है। हमारे पास है एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने किसी पे भरोसा नहीं किया कि आगे आने वाली सरकार जाने क्या कर ले, किस हिसाब से डिसीजन ले ले। तो पाकिस्तान जैसी सरकार हो जाए कि कहने को तो डेमोक्रेटिक है, बट पीछे से हमारे पास कोई सोसाइटी नहीं थी, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पास कोई रूल्स नहीं थे। कैसे चलेगा समाज, कैसे चलेगी व्यवस्था, कुछ नहीं पता था, कोई कुछ भी कर सकता था। हर एक चीज को डिटरमाइन कर दिया, हर एक चीज को हमने डिसाइड कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हैं, इसके रूल बुक को मान रहे हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से ऑपरेट हो रही है। दैट मीन्स लड़कियां बाहर पढ़ने गई तो बिगड़ जाएंगी। समाज ने अपनी मोरालिटी बना रखी है, समाज की नैतिकता है वो, समाज की नैतिकता को संविधान नहीं मानता। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है PW ओनली आईएएस के प्रारंभ चैनल पर। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अभी हमने जो स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का बेसिक फाउंडेशन, ताकि एटलीस्ट ऐसे स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी में भी ये प्रॉब्लम हमें होती है कि जब हमारा बेसिक कवर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, देन हमें कभी भी एडवांस सब्जेक्ट समझ में नहीं आ सकते। तो आपके लिए बच्चे यही बेसिक्स हम लेकर आए हैं। सभी सब्जेक्ट के बेसिक आपको कराए जा रहे हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाती है जिससे कि आप इस क्लास का PDF नोट्स डाउनलोड कर पाते हैं। आज इस सेशन की पहली क्लास है। इसके पहले हम पॉलिटी का एक हमने इंट्रो देखा था जिसमें हमने कुछ सिलेबस की बात की। तो हमने जाना कि पॉलिटी मतलब आखिर क्या, कहाँ से ये शब्द आया, क्यों हम पॉलिटी पढ़ते हैं, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए क्या रेलेवेंस है पॉलिटी का। तो ये टोटली फ्री बैच है बच्चे, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ सीरियस बैच से जुड़ जाए। अगर आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं, अपना सीरियस अटेम्प्ट आपको बनाना है, तो आपके लिए प्रारंभ 3 ईयर का प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है और इसमें ही आपका बेसिक टू एडवांस सब क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, रिविजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें 10,667 जो है वह इसका फी है। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। एंड हाँ, पर्सनली आप मुझसे जुड़ सकते हैं @मंजू चौधरी PW UPSC वाला टेलीग्राम चैनल पर। इसको स्कैन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या PDF में मिलेगा, वहां से स्कैन कर लीजिए, देन आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लास नोट्स, PDF सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट क्लास हमारा हो चुका था जिसमें हमने कुछ स्ट्रैटेजी की बात की थी, सिलेबस को समझा था। आज है हमारा फर्स्ट क्लास जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? लास्ट क्लास में हम सब ने बात की थी कि बेसिकली पढ़नी हमें पॉलिटी है। क्या पढ़ना है हमें? पॉलिटी पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी में सारी चीजें, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो सारी चीजें, सारी बातें प्रॉपरली हमने डॉक्यूमेंटेशन करा है। हमारे पास है एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में है। एंड वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जो कि 2 ईयर 11 मंथ्स, जो कि 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज में बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 हमने इसको अडॉप्ट किया एंड केम इनटू फोर्स 26 जन 1950, जब हमने इसको इन्फोर्स किया कंप्लीटली तरीके से। हमारा रिपब्लिक डे है ना, 26 जन हम सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके, सो यहां से लेके यहां तक का जो पूरी ये बेसिकली जो जर्नी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं, उसकी क्लास बेसिकली इसमें नहीं हो रही है। यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं। ठीक है, क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो एक रूल बुक, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर एक फुटबॉल के 11 प्लेयर्स ठीक तरीके से खेलें, और इसके लिए बच्चे हमें जरूरी होती है एक रूल्स, ताकि सही तरीके से आउटकम्स आ सके, रिजल्ट्स आ सके, फेयर चीजें हो सके, वैसे ही एक सोसाइटी के लिए जरूरी होता है कुछ रूल्स, ताकि एक मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन है वह बना रहे, लोग साथ में रह सके। मिनिमम कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्प्यूट्स कम हो, कौन क्या डिसीजन लेगा, देश का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, और गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करेगा, ये सारी चीजें, तमाम बातें हमने एक डॉक्यूमेंट कर ली। हमने
किसी पे भरोसा नहीं किया कि आगे आने वाली सरकार जाने क्या कर ले, किस हिसाब से डिसीजन ले ले। तो पाकिस्तान जैसी सरकार हो जाए कि कहने को तो डेमोक्रेटिक है बट पीछे से थियोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है ना। तो ये सारी बातें तो हम इस सेशन में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, हम इस सेशन में बात करेंगे। आइए मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूं कि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर वो क्या क्या है इस सेशन के। आप इस क्लास के बाद समझ पाएंगे। नंबर 1, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं समझाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइए जानेंगे ये है क्या। एंड एक और टर्म जो बार बार परीक्षा में, इस बार के एग्जाम में भी 3-4 क्वेश्चन इस टर्म से आए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर ये जो 3 टर्म है वो है क्या। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो सबसे फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लेंदियस वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ी सी हम शॉर्ट चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, क्या क्या तरीके, क्या क्या टाइप्स होते हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड। एंड देन 4 हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह आखिर कैसे बना, है ना। थोड़ी सी मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूंगी। एंड मेकिंग के बाद हम बात करने वाले हैं हर एक डॉक्यूमेंट, सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, आपकी भी लाइफ की अपनी एक फिलॉसफी होगी कि मैं ऐसे नहीं करता, मैं इन सिद्धांतों का पालन करता हूं, टाइप ऑफ। तो यहां पर हम बात करने वाले फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनके इर्द गिर्द हम सारी बातों को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए सो हेडिंग डालिए, जल्दी से साथ साथ में नोट करने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाना बहुत बेनिफिट देता है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें तो बिना सोचे समझे नोट्स बनाना शुरू करो। सोचना समझना मतलब किस सेंस में, ये तो सोचना समझना है, लिख क्या रहे हो, बट ये सोचा विचार नहीं करना है नोट्स बनाए ना बनाए। डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स मेकिंग आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग स्पीड्स, राइटिंग स्किल्स पर बहुत वर्क करती है। आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से मन में समझ में आते हैं, ठीक है। चलिए सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन and what is constitutionalism, what is constitution and what is constitutionalism। and एक और टर्म जो हमें समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस बार भी बहुत ये जो वर्ड है प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत पूछा गया, पेपर 4 एथिक्स में पूछा गया, है ना। इन सबसे जोड़ते हुए इन्हीं को हमें समझना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पहले जो हमने सेशन पर देखा था, हम उसमें सेशन में बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट एक रूल बुक है जो कि ये बताता है कि देश किस तरीके से चलेगा, है ना।
जो कि ये बताएगा कि ये जो देश है वह किस तरीके से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूटस वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह निकल कर आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटस वर्ड की बात करें, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश, टू स्टैब्लिश या टू सेटअप, किसी चीज को सेटअप करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना। कॉन्स्टिट्यूशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, रूल्स को सेटअप कर रहा है एक सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी चल सके। किसी भी सोसाइटी को चलने के लिए बच्चे रूल्स की जरूरत होती है। जब हम आदि मानव काल के समय में थे, हमारे पास कोई सोसाइटी नहीं थी, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पास कोई रूल्स नहीं थे। कैसे चलेगा समाज, कैसे चलेगी व्यवस्था, कुछ नहीं पता था, कोई कुछ भी कर सकता था, है ना। अब हम चूंकि एक सिविलाइज सोसाइटी में आ गए, सिविलाइज सोसाइटी में आ गए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, एक रूल बुक की जरूरत है ना बच्चा। रूल बुक की जरूरत है, और उस रूल में ये लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हर एक चीज को डिफाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, हर एक चीज को डिफाइन कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वह क्या करेगी, गवर्नमेंट के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी। इसके अलावा जब हम सिटीजन्स की बात करेंगे, सिटीजन्स के जो राइट्स है, ड्यूटीज है, ये क्या होंगी, हमने हर एक चीज को डिटरमाइन कर दिया, हर एक चीज को हमने डिसाइड कर रखा है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, समझ रहे हैं, सब सर्वोच्च कानून है। कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप करेगा, कोई भी ऐसा लॉ बनता है, कोई भी ऐसी विधि बनती है, गवर्नमेंट कोई ऐसी मेथड बना ले, कोई ऐसी विधि बना ले जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप करे, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करे, तो ऐसे लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। अच्छा, सुपरमेसी से एक बात याद आती है मुझे कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। और अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि बिल्ली पीएम बन सकती है तो टेक्निकली बन सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी रूल अगर जाता है तो ऐसे रूल को, ऐसे लॉ को वॉइड, नल घोषित कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम रूल है हमारे देश का, सुप्रीम लॉ है हमारे देश का। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज रिटन डॉक्यूमेंट, आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, लिखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which lay down the framework, which lay down the framework, fundamental basis code, लिखो लिखो, fundamental basis code, structure procedure, structure procedure, and duties of the government, and duties of the government and its organization and its organizations and rights and duties and duties of the citizens and duties of the citizens। तो सुप्रीम लॉ है हमारे देश का, यूएस का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना। चलो खैर, तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन, और अब हमें बात करना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या ये दोनों वर्ड सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या ये वर्ड सेम है? अच्छा, एक बात और, एक स्टार लगाती हूँ। अब देखो, यूपीएससी यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस आखिर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होगा। ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होगा। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फ्रॉम गवर्नमेंट, टू provide a framework
क्या क्या ये प्रोवाइड करेगा? ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी पर्पस है ना, कि ये गवर्नमेंट के लिए फ्रेमवर्क जो है वह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक रूल बुक है, सारी चीजों को इसमें मेंशन कर दिया, किस तरीके से चीजें प्रिपेयर होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, सिटीजन गवर्नमेंट के राइट एंड ड्यूटीज जो है वह क्या होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखो, एक एक बात समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। कभी कभी आप सभी बहुत ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो कि अनअचीवेबल होते हैं। आपने क्या किया? अपना टाइम टेबल बनाया। मुझे लगता है हर एक बच्चे को बनाना चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए बच्चे, है ना? आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपका पूरा टाइम टेबल होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना जो काम है वो करें। ठीक है, चलिए। अब लेकिन देखो, आपने क्या किया, बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल अपने लिए आपने बनाया। यही है ना सेंटर पॉइंट। आपने कहा कि देखो 24 आवर मेरे पास होते हैं, 24 आवर मेरे पास होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसमें से जो 10 आवर्स है वो आपके दिन रात के और बाकी मैं स्लीपिंग आवर्स आपके निकाल देती हूँ। आपने अपने इसमें से स्लीपिंग आवर्स जो है वे निकाल दिए। अब कुछ स्टूडेंट सीधा कहेंगे कि भाई हम तो अब बाकी बचा हुआ जो टाइम है 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होएगा और बिल्कुल 14 आवर्स जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट हमारा टाइम टेबल होगा, एकदम स्ट्रिक्ट आपका ये स्टडी टाइम होगा। आपने अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस कर लिया, अपना टाइम टेबल बना लिया कि मुझे यहां से लेके इन 3 घंटों में मुझे पॉलिटी पढ़नी है, इस 1 घंटे में मुझे रिवीजन और आंसर राइटिंग करनी है, यहां से लेके मुझे शुरू करना है, फिर इकोनॉमी का क्लास चल रहा है ऋषभ सर का, तो इकोनॉमी का क्लास पढ़ना है। अब 9 बजे मुझे इसका रिवीजन करना है। अब मेरे पास ये 2 घंटे बच रहे हैं, तो इसमें मैं कोई तीसरा सब्जेक्ट में चलो हिस्ट्री पढ़ लूंगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। और अब यहाँ पर आपने मतलब ठीक है, आपने ये टाइम टेबल बना लिया, बट बच्चे आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। 1-2 दिन कर भी लोगे, तीसरे दिन से बैठ जाओगे और इसको आप फॉलो नहीं कर सकते। तो आपने क्या इसको फॉलो किया? क्या आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में ला पाए? आंसर क्या होगा इसका? नो। सो टाइम टेबल है, समझना है इस बात को। आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझते हैं। टाइम टेबल तो है बट इसको आपने फॉलो नहीं किया। थोड़ा सा रियलिस्टिक बना लेते तो फॉलो हो जाता। अब ये समझो कि आपका ये जो टाइम टेबल था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और आपका यहां पर इसको फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है, अब देखो, तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट इसको फॉलो अगर नहीं किया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। अगर टाइम टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप फॉलो अगर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन है बट समझो इस बात को, फॉलो नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने इसको फॉलो भी किया है एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। क्लियर? क्लियर हुआ? आइए फिर से वापस चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर चलते हैं। सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इंश्योर that the government ensure that the government operate with set rule, operate with set rule और constitution। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो बट कॉन्स्टिट्यूशन होने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने टाइम टेबल बनाया बट लेकिन उसको फॉलो नहीं किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? कमेंट करके बता रहे हैं कि हाँ मैम ये समझ में आ गया, है ना? सो देखो, जब आप अगर इसको हिंदी में भी समझो, जैसे कि ये है
संविधान तो ये संविधानवाद, जैसे आप कहते हैं गांधी गांधीवादी हो रहा है, मतलब गांधी जी के जो विचार है उसको फॉलो कर रहा है। गांधी गांधीवादी हो रहा है मतलब गांधी के जो विचार है उनको फॉलो कर रहा है। तो गांधीवादी वो नहीं है जो गांधी के विचार फॉलो नहीं करेगा, वो गांधी नहीं होगा। बस वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हैं, इसके रूल बुक को मान रहे हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से ऑपरेट हो रही है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है बच्चों। आइए नेक्स्ट समझाती हूँ जो इस बार बहुत पूछा गया, और आगे भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जहां से बार बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? एक तो देखो हो गई सोशल मोरालिटी, लड़कियों को बाहर काम नहीं कर देना चाहिए, लड़कियां बाहर पढ़ने गई तो बिगड़ जाएंगी, काइंड ऑफ। ये सारी चीजें क्या है? सोशल मोरालिटी है, समाज ने अपनी मोरालिटी बना रखी है, समाज की नैतिकता है वो। समाज की नैतिकता को संविधान नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया इक्वालिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लिबर्टी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जेंडर इक्वालिटी होगी, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो सोल है, उसको मानना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक मूल प्रिंसिपल्स है उसको मानना, वो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब जैसे सोशल मोरालिटी कहती है, सबरीमाला का केस आप सभी को पता होगा। सबरीमाला जो मंदिर है वहां पे फीमेल्स का उस मंदिर में एंट्री करना अलाउड नहीं था। बाद में क्या होता है? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सोशल मोरालिटी होगी। होगा ऐसा कि 1000 साल से वहां पे जो भगवान है उनकी पूजा केवल मेल्स करते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है बच्चों कि वो ना आपकी सोशल मोरालिटी है, आप सोशल मोरालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नहीं मान सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इक्वालिटी, और इसलिए सबरीमाला में क्या किया जाएगा? वुमेन्स को भी एंट्री दी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं दी जा रही तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 इन सबके ये अगेंस्ट होगा। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। आप मुझे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कमेंट में लिखकर बताएंगे। और इस बार जो इस बार का पेपर देखेंगे, पेपर 2 जो मेंस में हुआ, अगर आपको देना है और आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपको पेपर्स देखने होंगे, आपको ये नापना होगा आप कहां पर है अभी। समझ में भी आ रहे हैं क्वेश्चन? अगर टॉपिक क्लियर है डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, टॉपिक्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आंसर समझ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आंसर फॉर्मेटिंग तो बहुत दूर की बात है, समझे। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आप क्वेश्चंस देखोगे, ये यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया है। पेपर 4 2025 आपको देखना है बच्चे, और कल मुझे कमेंट करके बताओगे। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट्स लूंगी। टेलीग्राम पर आप मुझे बताना कहां कहां पर यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यूज किया। इस बार प्रीलिम्स में भी आया, मेंस में भी आया। क्लियर है? सो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब उसको फॉलो करना, उसको मानना, और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मींस कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो सोल है, आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मान भी रहे हो, नहीं मान रहे हो, या आपने ऐसा फेक टाइम टेबल बनाया है जो आपके किसी काम का नहीं है। आओ जरा एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपने कभी नहीं भी पढ़ा फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बच जाएगा। यूपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बच्चा जो कि कॉमन सेंस पर बेस होते हैं और वो आपने कहीं नहीं पढ़े होते हैं। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं। चलिए, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, ऑल द कंट्री विच हैज कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। ऑल द कंट्रीज विच हैज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही होगा, नेसेसरी है ये। ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपको इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट लगता है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। अब इस बात को समझना कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, या हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया बच्चे, हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है बट डेमोक्रेसी है।
कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो कंट्री नेसेसरली डेमोक्रेटिक तरीके से रन करेगी? नॉट नेसेसरली। बट अगर डेमोक्रेसी है, अगर आप चाहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्री को रन करें, तो अनिवार्य रूप से नेसेसरली है कि आपके पास रूल्स होने चाहिए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। सो ये समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्या डेमोक्रेटिक की निशानी है? नो, नॉट नेसेसरली। बट डेमोक्रेसी है सो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यस, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वही हो सकती है जहां सिटीजन्स के राइट्स हो, और सिटीजन्स के राइट्स वही पॉसिबल है जहां पर गवर्नमेंट की लिमिट्स हो। गवर्नमेंट की लिमिट्स वही पॉसिबल है जहां कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा हो कि गवर्नमेंट की ये लिमिट है, उसको डू नॉट क्रॉस नहीं करना है। सो कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। आंसर इज, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड्स को हमने समझा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट यहां हम बात करने वाले हैं चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर ले थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स पर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान कितने तरह का हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो बच्चे इसके जो टाइप्स है आखिर वो क्या होंगे? टाइप्स की थोड़ी सी बात कर लेना। जैसे कि एक तो टाइप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि भाई यूके कहता है मैं तो पुराना खिलाड़ी हूं, मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ याद है और इसलिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशन कह सके। बट यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सो यहां पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, टाइप क्या है इसका? रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और दूसरा टाइप हम बात करेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपको एक बुक मिल जाएगी, मैं आपको एक बैग दिखाती हूं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो आर्टिकल्स है बच्चे वह लिखे हुए हैं, ठीक है। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे इसको पॉकेट डायरी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे, सारे आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है। इंग्लिश में है ये, एंड इसमें नंबर ऑफ पेजेस मैं आपको बता देती हूँ, किसी को 610 है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारे पास क्या है? एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, और ये जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है ये इसमें सारी चीजें लिखी है, हाँ, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। आप नेशनल लाइब्रेरी चले जाइए, आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बनी थी, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अनरिटन की अगर हम बात करें, अच्छा रिटन के एग्जांपल्स भी देख लो, यूएस, इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपोज्ड ऑफ वेरियस सोर्सेज, नॉट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। कंपोज्ड इन various sources, not in a single document, not in a single document। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूके, ब्रिटेन। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? तो सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ होता नहीं है।
वेरियस सोर्सेज होते हैं बच्चा, वेरियस सोर्सेज, जैसे कि अब कोर्ट ने जो कह दिया वो है, पार्लियामेंट की जो मेथड्स है, पार्लियामेंट की जो लॉ है वो है, लेजिस्लेशंस है, वहां से जो चीजें हैं वह चलती रहती है। मतलब एक जगह कोई सारी चीजें, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक रूल बुक नहीं है जिसे हम कह सकें ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अगर मैं आपको दे दूं या आप ले ले, आप समझ जाइए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बट यूएस में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक हो, है ना, वेरियस सोर्सेज है जिनसे कुछ कुछ बातों को लिया जाता है, अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि रिजिड होते हैं। कहते हैं ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंजेस को आसानी से मान लेता है। और हम कहते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम कहें कि जो हरियाणा है या फिर हम किसी और स्टेट की बात करें, राजस्थान है, उसके अपने कुछ स्टीरियोटाइप्स है जो कि महिलाओं को लेकर ज्यादा है, वुमेन्स को लेकर ज्यादा है, फीमेल्स को लेकर ज्यादा है। तो यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबल होता है वह बड़ी बड़ी ही इजीली मोल्ड हो जाता है, बड़ी इजीली मोल्ड हो जाता है। और अगर देखो, अगर जो यूपीएससी है वह अगर 21 ईयर एज उसने रखी है कि भाई अगर कोई एग्जाम क्लियर कर ले तो 21 साल में आईएएस बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कम उम्र के लोग जो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, यूपीएससी के प्रेफरेंस में होते हैं, प्रायोरिटी में होते हैं, उसके पीछे रीजन है उन्हें सिखाना आसान होता है, उनकी लाइफ की वैल्यूज बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स नहीं हो पाती। आप देखेंगे जितने ज्यादा एजेड लोग मिलते जाते हैं उतने ज्यादा वो बंधते जाते हैं नियमों में, अरे ये ऐसा नहीं करते, हमारा पूरा जीवन निकल गया, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, काइंड ऑफ। आपने बहुत सारी ऐसी बातें उनके मुंह से सुनी होगी, ऐसा होता है ना। तो वहां पर क्या है, उस उन्होंने क्या किया, कुछ अपने आप को ना फ्लेक्सिबल कम कर लिया, वो रिजिड ज्यादा हो गए। हम कहते हैं वो तो बहुत रिजिड है, वो नहीं मानेंगे, उनसे पूछो ही मत, कोई फायदा ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिजिड। अब यही सेम चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखें बच्चे, तो देखो, कैन बी इजिली अमेंडेड, फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल, कैन बी इजिली अमेंडेड। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब लिखा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, पूरे ही बदल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक दिन में दो लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत ही इजीली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए, इजी टू चेंज हो, उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल, एंड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रिक्वायर अ, जिसे समझा ना बड़ा कठिन हो भाई, वो नहीं समझने वाली, वो नहीं समझने वाला, रिजिड है वो तो, है ना। सो रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर चेंज, फॉर चेंज और अमेंड। हार्ड टू चेंज कह दे, आसानी से चेंज नहीं बदलने वाला भाई, बहुत टफ होगा। जैसे कि हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, बड़ी नानी याद आ जाएगी कि बड़ा टफ प्रोसीजर है। और अगर फ्लेक्सिबल की बात करें तो इजी टू चेंज है, रिजिड की बात करें तो, अब आप सोचिए मैम इंडिया कहाँ है इसमें, इंडिया के एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंपॉर्टेंट फीचर कहलाता है कि वह बोथ है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बहुत इजीली अमेंड किया जा सकता है, बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके लिए एक टफ प्रोसीजर है। सो दोनों का ब्लेंड है, सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। क्लियर, क्लियर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, समझ गए। नेक्स्ट, फेडरल एंड यूनिटरी। पावर डिवीजन समझते हैं, आपने दो लोगों के बीच में, आपने दो लोगों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया, पावर डिवीजन हो गया। आपने स्टेट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपने डिवाइड कर दिया कि अगर जेल से रिलेटेड इश्यूज है स्टेट गवर्नमेंट लेगी, अगर लोकल गवर्नमेंट से इश्यूज हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास आपने राइट दे दिए, हाँ बाद में चलो पंचायत से सबको दिए बट स्टेट गवर्नमेंट में दे दिए। इसके अलावा कुछ ऐसे काम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो अलग अलग काम है दोनों के। आपने क्या किया बच्चे, डिवीजन कर दिया। और कभी कभी कुछ लोग डिवीजन नहीं करते हैं,
कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर एक यूनिट दूसरी यूनिट के सब ऑर्डिनेट होती है। अगर हम इंडिया में कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पर जो स्टेट गवर्नमेंट है बच्चा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी ऑटोनॉमी है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, और उसके पास अपने अलग से मतलब वह केंद्र पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, और वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। सो प्रॉपर एक जो डिवीजन है बच्चा वह किया गया है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब हम फेडरल की बात करेंगे दैट मीन्स डिवाइड पावर, फेडरल दैट मीन्स डिवाइड पावर। डिवाइड पावर बिटवीन, समझ में आया ये नहीं आया, सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जैसे कि यूएस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ठीक है। तो यहां पर बच्चा ये जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, फेडरल है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर पावर जो डिवीजन है वह सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में किया गया है, और जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, उसके अपने पावर है, अपनी अथॉरिटी है। इंडिया में भी यही है, फेडरल स्ट्रक्चर है, बट कुछ कुछ यूनिटरी भी है, वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, सेंट्रलाइजेस पावर इन वन गवर्नमेंट लाइक यूके, सेंट्रलाइज पावर इन वन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यूनिटरी गवर्नमेंट एक बार और समझाती हूँ। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो पावर्स जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है, ठीक है। बट जब आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां से स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो फेडरल दैट मीन्स एटलीस्ट मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया बच्चा और दूसरा जो है वह आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। पर जब आपने क्या किया, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया लाइक यूके, तो ये जो गवर्नमेंट है वो कैसी बनी, यूनिटरी गवर्नमेंट बनी। जैसे कि इंडिया की, अगर अब आप सोचेंगे इसमें इंडिया कहाँ है, तो इंडिया में भी फेडरल और यूनिटरी दोनों के हैं, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या कहता है, फेडरल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भारत जो है वह क्या होगा, संघ होगा, है ना, भारत जो है वह क्या होगा, संघ होगा। तो यूनिटरी और फेडरल की बात जो है वह यहां पर की जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और दुनिया के भी और भी कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज सेकुलर। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि सेकुलर होते हैं। व्हाट इज सेकुलर, व्हाट इज सेकुलर, जैसे क्या आप ईरान को, आप अफगानिस्तान को आप सेकुलर कहेंगे, आप श्रीलंका को सेकुलर कहेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश को कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना। सो बेसिकली सेकुलर कौन होगा, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, separate religion from government। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसा है, सेकुलर है, कोई एक धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों का समान आदर है। अच्छा बच्चे, कहीं कहीं तो मोनार्क भी होते हैं ना, राजा भी होते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कह दिया जाता है मोनार्कियल। रिकॉग्नाइज अ मोनार्क, जहां पर मोनार्क होता है क्या कहीं ऐसा जहां पर राजा हो, मोनार्क हो? अगर कहीं मोनार्क है, कहीं राजा है, तब ऐसे में अगर राजा रिकॉग्नाइज है वहां पर, ठीक है, तो वो जो प्लेस है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मोनार्क है तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर समझो। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने देखा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेकंड हमने बात की अनरिटर्न होगा, थर्ड फ्लेक्सिबल, रिजिड, फेडरल, यूनिटरी, मोनार्कियल, सेकुलर। कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर?
ये हो गया बच्चे आपका टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप इसे? चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। तो आपने अब तक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है वह कर ली। हमने क्या क्या जान लिया? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को पढ़ लिया, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत अगर आखिर क्यों है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हेडिंग डालिए, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों जरूरी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन? बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं चल सकता क्या? वाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है, बस यही समझना है हमें इस सेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आखिर हमें क्यों है, हमें यह समझना है और इसके हम 4 पॉइंट समझने वाले हैं। हेडिंग डालिए, फ्लो चार्ट बना लेते हैं और इसमें आप 4 एरोज बना लीजिए, ठीक है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट टाइप हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट नीड हम कॉन्स्टिट्यूशन की देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत आखिर क्यों है? ठीक है, आपको एक बॉक्स बना देती हूं, यहां से आपको चीजें याद रहेगी। आपको लास्ट याद होगा कि हमने सोसाइटी को लेकर एक बॉक्स बनाया था और जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्स है वह डाले थे। याद है आपको? मैंने कहा था जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओगे तब आपको इसकी जरूरत फिर से पड़ने वाली है, ताकि आप ये समझ पाओ कि अच्छा हमें कोऑर्डिनेशन इन सब के बीच में करना है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स सोसाइटी। ये क्या है? आपकी सोसाइटी है। एंड इस सोसाइटी में एक कोऑर्डिनेशन जो है वो चाहिए। इस सोसाइटी में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देता है कि जो यहाँ पर इतने ज्यादा डाइवर्स पीपल है वो सब एक साथ रह सके, वो सब एक साथ जुड़ सके, और इसके लिए जरूरत होती है हमें किसकी? कोऑर्डिनेशन की। सो प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, provide a set of basic rules। हमें कुछ ऐसे बेसिक रूल्स जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर देता है ताकि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन से भी हम साथ में रहे। दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, दैट allows from minimal coordination। साथ में रहने के लिए आपको एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है और यही सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट आपको क्लियर है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि सोसाइटी में इतने ज्यादा डाइवर्स लोग हैं। अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, है ना, रीजन रिलीजन के हिसाब से, मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंगुअल है इंडिया की डाइवर्सिटी। कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं बनता और इसलिए हम इसको नेशन स्टेट्स ना कह के क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेशंस कहते हैं। राष्ट्रों का राज्य हम इसको कहते हैं, राष्ट्र राज्य ना कह के। तो ये बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेशन चूंकि बना रहे, और इसके लिए फर्स्ट क्या है? तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर रोल है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, someone want rule X and someone want rule Y, then ऐसे में आप किसे प्रायोरिटी दोगे? तो मिनिमम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और इसीलिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है,
अब लेकिन देखो इसमें बच्चे एक बात लिखी हुई है, यहां से दूसरा जो हमारा नीड है वो हमें समझ में आ गया। यहां पे लिखा है सेट ऑफ बेसिक रूल्स, लेकिन ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स आखिर बनाएगा कौन? दूसरी बात तो यही आती है, ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स आखिर बनाएगा कौन? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यही हमें समझना है। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ, सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर कि अब सेट ऑफ बेसिक रूल जो है बच्चे वह क्या होंगे, ये सेट ऑफ बेसिक रूल जो है वह कौन स्पेसिफाई करेगा, किसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो भी तो आपको तय करना है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो जरूरत है उसका दूसरा काम ही यही है बच्चे कि वह इस चीज को स्पेसिफाई कर दे। व्हाट शुड द फंडामेंटल राइट, व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? फर्स्ट, व्हाट शुड these फंडामेंटल रूल्स भी, कि ये जो फंडामेंटल रूल्स हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि भाई बेसिक रूल होने चाहिए, ये फंडामेंटल रूल्स जो है ये क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना? हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ, हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ, हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ। और इसे ही बच्चे स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक गवर्नमेंट होगी, है ना, और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात को बता देता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सो सेकंड क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। तो सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन ये है इसका, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decision in a society and it decide how the government will be constitute। गवर्नमेंट कैसे बनेगी? अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी दो तरीके होती डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम खुद जाके सीधे पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे हैं। डायरेक्ट तो तब होता ना जब हम सीधे जाके संसद भवन में बैठ जाते और हम कहते चलो भैया अब निकालो किताब, ये वाला रूल बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। हम मतलब कैसे भेज रहे हैं, हम वोटर से भेज रहे हैं। 18+ से आप वोट दे दोगे, वोट से आप चुन लोगे बच्चे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। आपका जो रिप्रेजेंटेशन करेगा पार्लियामेंट में, प्रतिनिधि जो होगा, आपने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लिया। संसद में बैठेंगे तो इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है, एमपीज। और अगर स्टेट के लेजिस्लेटिव में बैठेंगे तो इसे एमएलएस कहा जाएगा, है ना। तो एमपी एमएलएस को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, है ना, इलेक्ट किया। बेसिकली हमने उसको इलेक्शन से चुना, इलेक्ट कर लिया। डेमोक्रेसी का सोल है बच्चे इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी लोगों से। लोगों से कैसे बनेगी गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बट अब बच्चे जो गवर्नमेंट बनेगी वह कैसे बनेगी, वोटर्स बनाएंगे। वोटर कैसे बनाएंगे, 18+ है तो वह वोट देंगे। वोट किसको देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके हमारे लिए लोकसभा और राज्यसभा में है ना। तो लोकसभा का इलेक्शंस, लोकसभा में तो हम डायरेक्ट ही चुनते हैं, हाँ, राज्यसभा में इनडायरेक्ट होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव में। तो बच्चे यहाँ पर लोग बैठे हैं और अब ये जाके क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। हम इन रूल्स को मान लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आया ये, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर है?
प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब हम खुद नहीं सीधे जाके पार्लियामेंट में बैठे। तो गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वह सोसाइटी में रूल्स मेकिंग करेगी, ये तमाम बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, और इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्लियर? सेकंड क्लियर? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, थर्ड समझते हैं। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को आपने डिसीजन मेकिंग पावर तो दे दी। आपको पता है जब हिटलर के पास शक्ति आती है, नेपोलियन के पास शक्ति आती है, तो भाई शक्ति को सब आजमाते हैं, पावर का ही जमाना है ना। आज हम यूएस की बात, ट्रम्प की बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हम मानना चाहते, इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पावरफुल देश है, क्योंकि वह सुपर पावर है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। सुपर पावर वह विश्व में किसी भी घटना को अंजाम देने में सक्षम है, किसी भी घटना को, समझ रहे हो? तो वो सुपर पावर है भाई, आपको माननी पड़ेगी उसकी बात। लेकिन अगर वो गलत डिसीजन ले ले तब? शक्ति है तो दुरुपयोग डेफिनेटली होगा, मिसयूज तो आप पावर का करोगे ही। अब बच्चे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आपने पावर तो दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर, बट क्या हो अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि आज से सब काले कलर के ही कपड़े पहनेंगे, आज से दिख मत जाना, कोई और कलर अब आपकी डिक्शनरी में नहीं रहा, केवल और केवल काले कपड़े आप पहनोगे। आप मानेंगे इस बात को? क्या आपकी अपनी फ्रीडम नहीं है? है, बिल्कुल है। आप कहोगे हम नहीं मानेंगे। तो बच्चे गवर्नमेंट पर जो, गवर्नमेंट के पास जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका थर्ड फंक्शन होगा। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, गवर्नमेंट की जो पावर है बच्चे, उस पर लिमिटेशन लगाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। गवर्नमेंट की जो शक्तियां है उस पर लिमिटेशंस, लिमिट लगाने का काम जो है, तो जो गवर्नमेंट को काम दिए गए हैं वो सारी चीजें जो है वह तय है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कितना जो काम है वह करेगी, है ना। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीजें जो है वह लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बच्चे वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो पावर्स है इस पर लिमिटेशंस लगाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लिमिट सेट कर ली, what a government can impose on its citizens, ठीक है। एंड साथ साथ में these limits are fundamental in the sense that government never trespass them। तो यहां पर आपने क्या किया, डू नॉट क्रॉस की एक लाइन खींच दी। क्या किया बच्चे, आपने गवर्नमेंट के लिए डू नॉट क्रॉस की एक लाइन खींच दी कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लाइन है वो फंडामेंटल राइट की है, कि जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन के, आप उनके खिलाफ रूल्स नहीं बना सकते। समझ गए इस बात को? फंडामेंटल राइट को शॉर्ट में कहीं कहीं एफआर भी लिख देते हैं, समझ जाना, ठीक है। तो लिमिटेशंस लगाने का काम जो है गवर्नमेंट पर वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये इसका तीसरा फंक्शन है। आइए समझते हैं। So the third function of a constitution is to set some limit on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government never trespass them. Okay? आइए समझाती हूं एक बात और। अब देखो, हमने जाना कि ये है हमारे फंडामेंटल राइट। ज्यादातर मामलों में देखो हमने क्या किया, गवर्नमेंट पर एक लिमिट लगा दी कि अब देखो गवर्नमेंट ये डिसीजन तो नहीं ले सकती। और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ये जो लिमिट है वो फंडामेंटल राइट के रूप में है, हमारे आपके अधिकारों के रूप में, जो आगे हम राइट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो राइट्स है ना, उन्हें ही हम फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। अभी केवल इतना ही समझ लो, बाकी हम आगे फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स को जो गवर्नमेंट है वो ट्रेसपास नहीं कर सकती। तो अब देखो ये गवर्नमेंट है, समझिएगा इस बात को, ये गवर्नमेंट है बच्चे। अब गवर्नमेंट इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती।
क्योंकि यहां पर लिखा है डू नॉट क्रॉस, यही है डू नॉट क्रॉस की लाइन, डू नॉट क्रॉस। गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट इसको क्रॉस नहीं करेगी, और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को इंश्योर कर दिया इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो ये गवर्नमेंट पे क्या हो गया, लिमिट हो गया। गवर्नमेंट इसको ट्रेसपास करके फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। समझे इस बात को? चलिए, नेक्स्ट। एस्पायरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। ये थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा है। देखो, पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते थे वह इस बात पर ज्यादा बेस हुआ करते थे कि गवर्नमेंट पे लिमिट लगानी है, सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी। लेकिन सरकार क्या करेगी और लोगों का विकास, जो डेवलपमेंट है, वह कैसे होगा, ये कैसे तय किया जाएगा। पहला काम हमने देख लिया कि चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम करवा रही है। दूसरा काम हमने देख लिया कि जो सेट ऑफ बेसिक रूल है वो तय करेगी। तीसरा हमने देख लिया कि बेसिक रूल तो तय करे, लेकिन लोगों के कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसे ट्रेसपास नहीं कर सकती। डू नॉट क्रॉस की एक लाइन खींचना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा अहम इंपॉर्टेंट काम है। और चौथी बात हमने यहां पर समझी कि पहले के जो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन होते थे वह नेगेटिव बनाए जाते थे कि गवर्नमेंट ये ना करे, गवर्नमेंट वो ना करे। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी कि लोगों के एस्पायरेशंस, लोगों के जो गोल है वह पूरे हो। लोग चाहते हैं कि वह डेमोक्रेसी में रहे, लोग चाहते हैं कि वह इक्वालिटी से जिए, लोग चाहते हैं कि वह फ्रीडम से रहे, तो गवर्नमेंट ये चीज पूरी करे। ठीक है, तो ये था आपका व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर वह कैसे बना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसे बना, मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ, कुछ कहानी सुनो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना तो बना कैसे, एक टाइमलाइन आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई एक ऐसी, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऐसी कोई एक डेट तो हम नहीं बता सकते कि जिस डेट पे कोई काम हुआ हो। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप वो डेट बता दीजिए, आप ऐसी डेट बता दीजिए कि किस दिन आखिर अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया। ऐसी डेट नहीं मिलती। तो कुछ चीजें कैसे होती है, सदियों में होती है, युगों में होती है, कुछ घटनाओं का प्रभाव होता है। फिर भी आप देखेंगे 1757, 64, इसके बाद ज्यादातर कब्जे में लिया जाता है, रेवेन्यू वगैरह जाता है अंग्रेजों के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, आती है, बाकी मामलों को संभालती है। आप हिस्ट्री में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। अब देखो बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए शुरू होते हैं कुछ चार्टर एक्ट की कहानियां। मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट बता रही हूँ, थोड़ा सा पिछला। 1773 है, 93 है, 1793, कई एक्ट आते हैं। फिर 1800 से लेके आप देखेंगे 1858 तक के एक्ट आते हैं, और 1857 में होती है क्रांति, ग्रेट रिवॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट फिर ब्रिटिश क्राउन की एंट्री होती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी तुम साइड हटो, तुमसे संभाला नहीं जा रहा, इसलिए हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही अब सीधा वॉइसराय जो है वह बनाएंगे, और ये रूल फिर करेंगे 1947 तक।
और 1947 से पहले ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के द्वारा बनाया जाए, इसको लेके हमेशा डिमांड हुई। तो बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जानते हो हम क्या पढ़ते हैं, हम ये सब पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पीरियड के दौरान कई ऐसे एक्ट थे जिन एक्ट से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है, पढ़ लीजिएगा, फैक्चुअल भी है, लेकिन आप अगर समझेंगे है ना तो बहुत कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिखाई देंगे। मेंस में भी इवन काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 1935 का एक्ट काफी इंपॉर्टेंट, 1935 का एक्ट है आपका एक, मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो, जब से आप सबसे पहली बात, अब चूंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियंस ही बनाए, ये डिमांड कब से शुरू हुई? आइए मैं आपको एक टाइमलाइन बताती हूँ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। ठीक है, देखिए, तो बच्चे जो डिमांड उठती है, आइडिया आता है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, डिमांड फॉर अब एक नए शब्द से आप परिचित हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली मतलब सभा, संविधान सभा हिंदी में भी लिख देती हूं। अगर मैं आप सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसने बनाया, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग थे जिनके पास ये पावर अथॉरिटी हम आपने दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बच्चे, है ना, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह 2 years 11 months एंड 18 days में बनकर प्रिपेयर होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की दो डेट है, एक है आपकी 26 नवंबर 1949 और दूसरी डेट है आपकी 26 जन 1950। 26 जन 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट है, दैट मीन्स इस दिन हमारा संविधान लागू होता है। संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया और प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट डायलॉग है, जैसे कि वो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, लाइक आप देख सकते हैं कि कोई बॉलीवुड मूवी है, कोई साउथ इंडियन मूवी, आजकल साउथ इंडियन मूवी का कंटेंट बड़ा अच्छा रहता है, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा ही भारी भरकम डायलॉग जिसके साथ एंट्री हो जाए, ऐसे नहीं होता, पहले राजा महाराजाओं की हुआ करती, राजा धीराज चक्रवर्ती पधार रहे हैं काइंड ऑफ। तो वो क्या हो गया कि आपने क्या किया कि उसकी मतलब सारी जो एक भारी भरकम डायलॉग के साथ एंट्री हो रही, वही भारी भरकम डायलॉग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका। इंग्लिश में प्रियम्बल, हिंदी में इसको प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। तो बच्चे हमारा जो प्रियम्बल है उसमें 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, डेट अडॉप्ट की डेट जो है वह लिखी हुई है। अडॉप्ट की जो डेट है बच्चे वह लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया। और 26 जनवरी 1950 हम थोड़ा सा वेट किए क्योंकि हमारे पास एक ऐसी डेट थी, एक ऐसी हिस्टोरिकल डेट थी जिसे हमें अमर बनाना था, क्योंकि इस दिन पहली बार 1930, 20 साल पीछे चले जाओ, 26 जन को क्या किया था हमने, पहली बार अपना इंडिपेंडेंस जो डे है वो सेलिब्रेट करने किया था, रावी नदी के तट पर और तिरंगे को फहराया था। हमें ये डेट अपने लिए बहुत मेमोरेबल बनानी थी, हम थोड़ा सा रुके, कॉन्स्टिट्यूशन भले हमने अडॉप्ट कर लिया बट लागू नहीं किया पूरे तरीके से। वो जो फोर्स में आता है 26 जन 1950 केम इनटू फोर्स, ये फोर्स लागू तिथि है। रिपब्लिक डे, है ना, के रूप में भी बनाते हैं, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं। चलिए अब देखो, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखिए कि अब इसके चुनाव, सारी चीजें वो सारी कहानी में बताती हूं। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट थोड़ी सी हिस्ट्री एक और समझ लो, एक और हिस्ट्री पे हम आते हैं कि ये बात जो है वो कहां से शुरू हुई थी, इसका भी थोड़ा सा टाइमलाइन देखेंगे। ठीक है, चलो, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सबसे पहले 1934 में एक आइडिया आता है,
1934 में एम.एन. रॉयस साहब को आइडिया आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, मैं यहाँ पर CA लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैम ने शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है, आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब के दिमाग में 1934 में आता है। और इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसने ऑफिशियली ये डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने ऑफिशियली डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो कि इंडियंस के लिए, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। 1938 में आ जाते हैं। 1938 में JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है वह लेकर आते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या होना चाहिए। तो कई इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ले गए, है ना। इन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेयर, बिना किसी के होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वे लेकर आते हैं, है ना। सो ये आपको याद रखना है। इन्होंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट हो, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, ठीक है। अब देखो बच्चे, अंग्रेजों का रिएक्शन थोड़ा देखते हैं। 1940 को आता है एक अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर इसको कहा जाता है। 1940 को अगस्त ऑफर आता है, ठीक है। डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, एक्सेप्टेड, आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको बनाओ और क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड को मान लिया गया। 1940 की बात है। 1942 यूपीएससी सब पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1942 पे आपने क्रिप्स मिशन जो है वह सुना होगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है, स्टैफोर्ड क्रिप्स के बेसिकली गाइडेंस में क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रपोजल्स दिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वह बने। लेकिन मुस्लिम लीग ने बेसिकली जो क्रिप्स मिशन है इसको डिनाई कर दिया था, क्योंकि उन्हें अलग से जो पाकिस्तान देने की बात है वो यहां पर नहीं मानी गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्रिप्स प्रपोजल है मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली 2 ऑटोनोमस स्टेट चाह रहे थे, है ना। चलिए, और चाह रहे थे कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, और क्रिप्स मिशन ने तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी। ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं था। अब आता है, मैं पहले स्टार लगाऊंगी उसके बाद लिखूंगी, आप समझ गए होंगे कि ये यूपीएससी ने पूछा होगा, है ना। स्टार लगाने का शौक तो मुझे है नहीं, यूपीएससी ने पूछा होगा। यूपीएससी पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस किस मिशन के रिकमेंडेशंस के बेस पर हुए थे, और यही आप लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन आता है। एंड कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल बनाया, जो पूरी स्कीम बनाई, इस स्कीम के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस है वह होते हैं। इस कैबिनेट मिशन जो है इसी के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस है वह होते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पूरा मामला है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने भले ही कहा हो कि 1938 में ये कहा हो कि जो रेजोल्यूशन, देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये लेकर आते हैं, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली इसको याद ना भी रखें तब भी चल जाएगा।
आप केवल ये भी याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि एक एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। हाँ, ये जो रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं उसपे कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, प्रियम्बल में शामिल किया। ठीक है, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फ्रेंड्स, एक बात याद रखो कि यहाँ पे यूपीएससी अगेन एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट हुई थी? आंसर इज नो। ये बच्चे पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेट थी, क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं कि देशी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट थे, और उन्होंने तो संविधान सभा के बाहर रहने का फैसला कर लिया था, या जो उसमें हुई थी शामिल उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि हमारी तरफ से ये चले जाएंगे, तो इलेक्शन वगैरह प्रॉपर नहीं हुए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर एक ये इल्जाम लगाया जाता, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं थी। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सोवरन थी, तो कहां से सोवरन थी, इस पे भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो इस बेस पे कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने जैसे कहा वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, ब्रिटिशर्स ने जैसे कहा वैसे हमने इलेक्शन कर लिए, ब्रिटिशर्स ने जैसे कहा तब हमने बैठ लिया, तब हमने बैठकें कर ली। और अगर इस समय में जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिश की, और इस समय में अगर ये इलेक्शंस करवा रहे हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम सोवरन थे और हमने सोवरन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? एक इल्जाम है ना, ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, मतलब जो उसकी पहली बैठक होती है इसके बाद से इतना टाइम लिया, और इस वर्ल्ड का लेंदियस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विच वन इज फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनकर प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है इतना? अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया 1946 में, वो अलग जेएल नेहरू ही लेकर आते हैं, 1946 वाला है वो, है ना, यहाँ पे याद रखना अलग से। कुछ बच्चों को अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन याद हो, उसका तो जो समय है वो अलग है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 के आसपास का है, टाइम भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये हमने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे वह एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? कुछ बातें और बताती हूँ। ये समझ में आ गया आपको, है ना? कुछ बातें और बता दूं आपको कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह कब कैसे बैठती है और किस तरीके से सारे काम होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो वर्किंग क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वर्किंग किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वह किस तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, आओ जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहली बैठक की बात करें कि इसकी जो फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9 1946, इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, ये इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। एक मीटिंग जो कि 9 दिसंबर को होती है, दूसरी मीटिंग जो कि 11 दिसंबर को होती है। इसमें इसके जो चेयरमैन थे वह अलग अलग थे, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। 9 दिसंबर को जो मीटिंग होती है तो टेम्परेरी यहाँ के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस एन सिन्हा। यही बात यूपीएससी ने पूछी हुई है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं एस एन सिन्हा। क्लियर? एंड सेकेंड जो 11 दिसंबर को मीटिंग होती है
यहां पर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जो चुने गए थे, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए थे, कौन थे ये? जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? क्लियर है इतना? तो फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, 11 को दूसरी जब होती है। तो टेम्परेरी की जगह अभी हमारे पास जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? अब देखो, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, चाहे तो लिख लीजिए, एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णामाचारी। 2 वाइस प्रेसिडेंट जो है वह 2 मिल जाते हैं आपको, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। आगे हम 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, यहां पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता देती हूं। याद रखना, मैं एक बार अगेन आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके पहले जो मैं बता रही थी, इसमें आप जो समझेंगे, वो 1938 में जेएल नेहरू ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन है एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस नहीं पढ़ना है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस अलग से मैं आपको बता देती हूँ। तो याद रखो कि 13 दिसंबर को यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है वह जेएल नेहरू के द्वारा लाया जाता है, और इसमें फंडामेंटल, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जेएल नेहरू लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जेएल नेहरू, है ना। और यहां पर इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है इसको ले डाउन किया था। ठीक है, याद रखना 22 1947 को इसे अडॉप्ट किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको लाया गया था, 22 जन 1947 को इसको अडॉप्ट कर दिया था, अडॉप्टेड। और इसमें क्या लिखा हुआ था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की। बता दो वो सारी चीजें, और वो सारी चीजें हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी फिलॉसफी की बात और करती हूँ और आज के इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। सो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ये मैंने आपको बता दिया है ना, आगे हमें बस फिलॉसफी की बात करनी है। अच्छा, उसके पहले कुछ बातें और। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने कई देशों के संविधान को छानने के बाद उसको बनाया है, और वो बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि हमने कहीं कोई नकल नहीं कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि भाई, अगर सेकुलर है तो है, हर कंट्री के लिए वो चीज अच्छी है, जस्टिस हर कंट्री के लिए अच्छा, तो नया हम कहाँ से लेकर आए? ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर पीछे रह गए, बाकी देश आगे निकल गए, वो फ्री थे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम नहीं बना पाए। हमने उन देशों से कुछ कुछ प्रोविजन लिए, और सम टाइम इसको बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कुछ लोग पैच वर्क भी कहते हैं कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजों को अडॉप्ट किया। पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमने जो ये अडॉप्शन किया, अपनी देश की परिस्थिति के हिसाब से हमने इसको अकोमोडेट किया हुआ है, और हमने प्रॉपर तरीके से नकल नहीं मारी। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे, आपने सेकुलर वर्ड सुना कि रिलीजन और स्टेट अलग अलग होंगे, है ना। तो वहां पर आप देखेंगे कि सेकुलर में जो उसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज में नेगेटिव है, इंडिया में पॉजिटिव है।
तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अकॉर्डिंगली ही चूज किए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन है, फ्रेंच है, आयरिश है, अलग अलग चीजें हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ब्रिटिश यूएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा, इस बार जुडिशरी को रिलेट करके यूएस से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले पार्लियामेंट को रिलेट करके ब्रिटेन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो कंपैरेटिवली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड अ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश का, ये याद करना है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करो समझो। यूएस की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली बच्चे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फ्रेंच की बात करेंगे तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारी चीजें प्रियम्बल में है, ये सब हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फंक्शंस बता दिए ना। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा फंक्शन नहीं है। इट गिव अ गारंटी ऑफ राइट ऑफ द सिटीजन्स, हाँ ये तो है ही ना, गारंटी ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन्स की बात करें कैसे रहती है, एक लिमिट बना देते गवर्नमेंट के लिए। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्फीयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली, जुडिशरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लिबर्टी का जो आप है पार्लियामेंट है उसका काम अलग है। इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू द पावर। एक बात बताओ, क्या कोई भी इस बात को इंश्योर कर सकता है कि अच्छे लोग जो है वो सरकार में आए? तो इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू द पावर, नो, है ना, ये जो है ये इसका फंक्शन नहीं है। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्लियर? चलिए, इट गिव एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू, या ओके। आप देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। Why is it necessary for a country to have a clear demarcation of power and responsibility in the constitution? What would happen in these absence of such a demarcation? लिखने की कोशिश कीजिएगा और ये चीजें आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं आंसर राइटिंग के लिए बहुत परेशान, मैम कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे ऐसे आंसर राइटिंग शुरू करो ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेस समझ में आ गया, आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो। 10-50 क्वेश्चंस जब आप लिख लेंगे, आपसे आगे के क्वेश्चंस बच्चे अपने आप बनेंगे। Why is it necessary for a constitution to place limitations on the ruler? डेफिनेटली हुमायूं बना दे भाई, हुमायूं ज्योतिष को बहुत मानता था, अलग अलग दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, तो अब जनता पे थोड़ी ना आप थोप दोगे कि सोमवार को लाल पहनो, बुधवार है तो व्हाइट पहनो, गुरुवार है तो पीला पहनो, ऐसा तो कुछ नहीं ना। तो यहाँ पर क्या कि why is it necessary for a constitution to place a limitations on the ruler? Can there be a constitution that give no power at all of the? आप AI का यूज कीजिए अपनी पढ़ाई में, आपको समझ आएगा, आप उन बच्चों से एडवांस रहेंगे जो इसका यूज नहीं करते। कोशिश कीजिए कि आप यूज करना सीखें, आंसर फॉर्मेट करना सीखें। पहले तो बताने समझने इवैल्यूएशन के लिए लोग नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट नहीं थी। अब आप जिस युग में है आपके पास ये कंफ्यूजन रहेगी कि अब क्या करें, क्योंकि आपके पास एक पूरा अब तो ओशियन है, इंफॉर्मेशन का ओशियंस है, वीडियोस का ओशियंस है, नॉलेज का ओशियंस है बच्चों। अब बी सेलेक्टिव, है ना, एआई का यूज आप कर सकते हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग फॉर्मेट बनाएं। क्या फॉर्मेट, थोड़ा सा आप ढूंढें, लिखने की कोशिश करें, याद करें, यही तरीके हैं सीखने के। क्लियर? चलिए आइए, व्हाट इज फिलॉसफी? व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहां मैं आपको बताने जा रही हूं प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। प्रियम्बल वो पार्ट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी हम कह देते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, फिलोसफिकल पार्ट है। ठीक है, ये प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेटमेंट, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये पहले लिख दिया गया था,
ये एक समरी है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड डेफिनेटली समरी बाद में ही लिखी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का है फर्स्ट, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो इसका प्रियम्बल ही मिलने वाला है। सबसे पहले आपको इसका प्रियम्बल मिलेगा, ठीक है। और लेकिन ये लिखा बाद में गया था। तो जो प्रियम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फिलॉसफी को दिखाता है। जैसे कि ये शुरू कहां से हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसने बस यही फिलॉसफी बता दी। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी मतलब डीप सेंस, मेरा जन्म क्यों हुआ, हम सब यहाँ क्या करने आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर ढूंढते रहते हैं। मैं क्या करने आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या स्प्लिट होती है, क्या फ्री विल होती है, एक मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप इस तरह के डीप क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, क्या फ्री विल है आपकी, आप जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो डिसीजन आपके अपने ही डिसीजन से या आपके पास्ट पर बेस्ड है ना। तो ये सारे मतलब आप, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या आत्माएं होती है, स्पिरिट होती है, इसके कई आंसर्स होते हैं। फिलोसफी, जब आप बात को सीधे ना कह के उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि चीजें समझ में नहीं आती, दिमाग खराब होने लगता, बस वही फिलोसफी है। फिलोसफी क्या कहती है, हर एक चीज में, हर एक चीज के पीछे का रीजन ढूंढती है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, डेमोक्रेसी ये है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब मैं आपको पूरा उसका फिलोसफी समझाने लग जाऊं कि देखो इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी है डेमोक्रेसी, यहाँ से ये ऐसे शुरू होती है, यहाँ से ऐसे शुरू होती है, सारी चीज उसको एक्सप्लेन कर जाऊं, उसके पीछे क्या रीजन है वो एक्सप्लेन कर जाऊं, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब वो भाग जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एसेंस जो है वह क्या है, इसकी मेन गाइडिंग वैल्यू जो है बच्चे वो सारी आपके सामने लिखी है। और ये शुरू होते वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया के पीछे की फिलोसफी ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, हमने अडॉप्ट किया, हमने इनेक्ट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके पास अथॉरिटी थी, कोई आउटसाइडर नहीं था, हम पर ये इम्पोज्ड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया की ये फिलोसफी है। ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, फिलोसफिकल पार्ट समझेंगे हम इसका। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप प्रियम्बल को एज इट इज याद कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ ले, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मेन आप वो बता दीजिए, कौन किस, आगे पीछे बता दीजिए, इसका क्रम बता दीजिए, क्रोनोलॉजी पूछ ली थी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक आध वर्ड और ऐसा ऐड कर दिया जो नहीं लिखा था। ये सारी फिलोसफी है। एंड टू सिक्योर ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस, थ्री टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी, फाइव काइंड ऑफ लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फाइव काइंड ऑफ। Equality, two, status and opportunity, and promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। In this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. कौन सी डेट लिखी है बच्चा, ये बात भी यूपीएससी ने पूछी थी। 26 डे ऑफ नवंबर 1949, प्रियम्बल पे कौन सी डेट लिखी है, तो अडॉप्ट वाली डेट लिखी है। तो ये जो प्रियम्बल है ये फिलोसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये फिलोसफी बताता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को पढ़ ले। बहुत बड़े थिंकर थे, आगे उनका नाम बताओगे। उन्होंने कहा कि मैंने इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उसका प्रियम्बल पढ़ा, लेकिन मेन एसेंस जो मुझे समझ में आया वह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का समझ में आता है। कि जैसे ही आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रियम्बल को पढ़ते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझ में आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस को प्रमोट करता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, और इससे अच्छा कहीं पे भी समरी नहीं मिलती। तो ये समरी है, सोल है, और इसके ये जो सारे टॉपिक्स है यही इसकी फिलॉसफी है। जस्टिस फिलॉसफी है, सबके लिए जस्टिस फ्लोट। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस एंड लव, दोनों चीजें आपको अच्छी लगेगी। जस्टिस एंड लव जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ, बट लव थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिसको आप जानते हैं, नोन पर्सन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, आगे आप सब खुद समझदार हैं। बट जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस हम उसके लिए भी मांगते हैं जिसको हम नहीं जानते।
जो नोन नहीं है हम उसके लिए भी मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। तो जस्टिस फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। लिबर्टी, समझ आ रहा, ये सारे फिलोसॉफिकल पार्ट है, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसॉफिकल पार्ट है। क्लियर। तो आज के इस क्लास में इतना ही। ये सारे फिलोसॉफिकल पार्ट मैंने दे रखे, आपको याद करना है, मैं इस पीडीएफ पे दूंगी। व्हाट इज डेमोक्रेटिक, व्हाट इज रिपब्लिक, जस्टिस, ये आपको रट लेना है, रटना है बच्चों। और ये भी पूरा आपको रट लेना है एकदम, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक समझ के याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आज सेशन में, हाँ एक बात और, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल आप यहाँ ज्वाइन हो जाइए, @पंजू चौधरी PW UPSC वाला, इसको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस लिखे आप मुझे भेजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी हो चुका है, कल हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको सिटीजनशिप का मिलेगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझा, है ना। एंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हमने समझा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप अगर कहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी कैबिनेट मिशन तक कहाँ तक हम आते हैं, वर्किंग कैसे होती है, फर्स्ट मीटिंग कैसे होती है, लास्ट मीटिंग कैसे होती है, ये सारी बातों को हमने पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि कहाँ कहाँ से हमने डिफरेंट कंट्रीज से क्या क्या हमने चीजें ली हैं। और इसके बाद हमने कुछ गाइडिंग वैल्यूज की बात की, फिलोसफी की बात की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है। और ये सारे आपको मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं, आप इसको याद करेंगे। क्लियर। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो एक बार पढ़िएगा, चीजों को याद करिएगा एंड साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।